आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों क्लास लाइव हो चुकी है, 10:05 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है आज 4 नवंबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। दोस्तों आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में या पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। विनीत सोम, रविका मोहम्मद, शाहिद अंसारी, खुशी विश्वकर्मा, मासूदा बेगम, नुसरत नाज, तरबीन खान, तना सुल्ताना, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। क्या आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म करें। क्या आवाज में कोई दिक्कत हो रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। शादाब अनवर, आशीष निर्मल, मालती, श्रेया चंद कौशिक, वॉइस में झरझराहट, ये पत्तों की है सरसराहट, ऐसा कुछ है क्या? एक हफ्ते से छुट्टियां चल रही थी ना, लगता है माइक में जंग लग गया है ना? ऐसी कुछ क्या भी आवाज ठीक आ रही है आपको? क्या आवाज अभी आपको ठीक आ रही है? अभी ठीक है? दिवाली की छुट्टियां चल रही थी ना, बेचारा माइक रोज यूज होता रहता है ना, तो ये भी सही चलता है। इसको भी लंबा ब्रेक मिल गया तो ये भी बेचारा परेशान हो गया। आई होप ये फेस्टिवल्स का सीजन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा। आपने बेहतरीन तरीकों से दीपावली और जो भी अन्य त्योहार हुए हैं वो सारे के सारे मनाए होंगे। त्योहार समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी है ना, आप जानते हैं छठ पूजा है, इसी वीक में छठ पूजा भी होने वाली है। और अगर हम अपने बिहार झारखंड के स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम अपने ईस्टर्न यूपी के स्टूडेंट्स की बात करें, तो आप जानते हैं वहां का एक महत्वपूर्ण त्योहार है छठ। तो केवल और केवल बीच में एक दिन हो सकता है और आपकी क्लासेस ऑफ रहे छठ वाले दिन, सिर्फ एक दिन के लिए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस दिन क्लास ऑफ ना रखी जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आप जो छठ पर्व मनाते हैं, इसलिए हो सकता है कि हमें करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सबा परवीन। ओके जी, तो आप तो पहले से ही डॉक्टर हैं। आप किस चीज का इलाज करवाने आए हैं? आपको क्या जरूरत है इलाज करवाने की? कैसे हो आप? मैं बहुत बेहतरीन हूँ। जिस हाल में छोड़ के गए थे आप मुझे एक हफ्ते पहले, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, इवन पहले से बेटर हूँ। वो बात अलग है, आज मैं नहाया नहीं हूँ, सुबह लेट उठा ना, एक हफ्ते से आदत नहीं थी ना क्लास लेने की। सुबह देर से आंख खुली तो हमने सोचा चलिए पहले कुछ क्लासेस ले लेते हैं, दोपहर को नहा लेंगे। नहाना धोना तो लगा ही रहता है ना, ये तो रोज का काम है, ये तो मोह माया है। इसीलिए सुबह उठे, ब्रश व्रश किया, मुंह धोया, आ गए बस आप लोगों के सामने। बैक पेन कैसा है सर? भाई अभी तो बहुत बेटर है पहले से, क्योंकि रेस्ट भी मिल गया प्रॉपर तरीके से, तो अभी तो दर्द का एहसास नहीं है। अब धीरे धीरे जब लॉन्ग आवर्स की क्लासेस चलेंगी, खड़े खड़े क्लासेस लेंगे, तब पता चलेगा कि दर्द में कुछ इजाफा होता है या नहीं होता है। सब ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने पंचायती राज पढ़ लिया था। पंचायती राज के बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि पॉलिटी। और सोशल
एंड पॉलिटिकल लाइफ में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आज हम बात करेंगे अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रामीण प्रशासन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन, जिसमें हम जानेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन होता है या प्रशासन चलाया जाता है वो किस तरीके से चलाया जाता है, वहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण बॉडीज या अंग होते हैं जो कार्य करते हैं, उसी के बारे में हमें इस टॉपिक में चर्चा करनी है। इसके बाद हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रामीण प्रशासन के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया इज अ बिग कंट्री। खासकर अगर हम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, तो अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो चुका है हमारा देश भारत, क्योंकि हमने जनसंख्या में अब चीन को भी पछाड़ दिया है। इसकी औपचारिकता हो जाएगी अगले साल, क्योंकि 2025 में प्रस्तावित है सेंसस होना, अगली जनगणना होना। लास्ट सेंसस या लास्ट जनगणना वर्ष 2011 में हुई और 2011 जनगणना के ही आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग गांव की जो संख्या थी वो 6,40,000 आकी गई। देयर आर मोर देन 6,40,000 विलेजेस इन आवर कंट्री एज पर सेंसस 2011। और आप जानते हैं इस बात को लगभग 13-14 साल हो चुके हैं। लगभग 13 साल पहले जब हमारे देश में सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो उस समय हमारे देश में गांवों की संख्या 6,40,000 थी। और स्वाभाविक सी बात है, अब अगले साल सेंसस होगा तो हमें पता चलेगा कि गांवों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है। क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं पिछले एक दशक में हमारे देश का अर्बनाइजेशन हुआ होगा, शहरीकरण हुआ होगा, लेकिन पता चलेगा अगले साल की अब हमारे देश में गांवों की संख्या कितनी है। आज से लगभग 13 साल पहले तो 6,40,000 लगभग गांव आके गए या काउंट किए गए थे हमारे देश में। अब दो चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत। सबसे पहली चीज, ग्रामीण प्रशासन का ही कार्य होता है गांव में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना, या आप कह सकते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को कायम रखना या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रामीण प्रशासन का होता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण काम
लिखेंगे भू राजस्व का रिकॉर्ड रखना। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक तो भू राजस्व का रिकॉर्ड रखना, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, और दूसरा टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा कानून व्यवस्था को कायम रखने का काम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रामीण प्रशासन का होता है, गांव के स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर। अब अगर हम कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो हम जानेंगे एरिया ऑफ अ पुलिस स्टेशन। एरिया ऑफ अ पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने का क्षेत्र। एरिया ऑफ अ पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने का क्षेत्र। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर गांव के क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, कोई भी आपराधिक मामला होता है, तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी डिस्प्यूट या विवाद होने पर सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाया जाता है। लेकिन किस पुलिस स्टेशन जाया जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर क्षेत्र का एक अपना पुलिस स्टेशन होता है और उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे उस पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन या अधिकारिता कहा जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बिहार में रहता होगा, आप में से कोई यूपी में रहता होगा, कोई कश्मीर में रहता होगा, कोई पंजाब में रहता होगा, कोई हरियाणा में रहता होगा। अब अगर आपके आस पड़ोस में या आपका ही किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए किस पुलिस स्टेशन में जाएंगे? आप उसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे जो कि आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका विवाद किसी के साथ हुआ बिहार की राजधानी पटना में, और विवाद होने के बाद है ना, पता चले कि भाई आपको तो दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी, दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी, आप दिल्ली आ गए कोई जरूरी काम से, तो आपने सोचा कि यार उस बंदे से विवाद हुआ था, एक काम करते हैं, चलो दिल्ली में उसकी एफआईआर करवा देते हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहता हूं, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जो मेरा घर है, ठीक है, वो वसुंधरा नामक स्थान पर है। गाजियाबाद में एक जगह है वसुंधरा, तो मैं वसुंधरा में रहता हूं। और हमारा जो वसुंधरा क्षेत्र है वो किस थाने के अंतर्गत आता है? इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन। तो अगर मेरे साथ या मेरा किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो मैं केवल और केवल इस बात की शिकायत दर्ज कर सकता हूं। कहां पर? अपनी ज्यूरिसडिक्शन या अपने अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में, दैट इज इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन। क्योंकि जो एरिया है, जो क्षेत्र है जहां पर विवाद हुआ है, वो क्षेत्र उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो यहीं पे समझाया गया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक विशेष पुलिस स्टेशन का एक विशेष क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग के लिए वो काम करता है। किसी भी अपराध, चोरी, दुर्घटना या चोट आदि की सूचना अपने स्वयं के पुलिस थाने में देनी होती है। ऐसा नहीं कि जाकर
किसी में भी दे दी जाए। और ध्यान रखेंगे, अगर किसी विवाद में कोई व्यक्ति पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करता है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। यही होता है बिल्कुल। तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो कि उसके नियंत्रण में होता है। उस क्षेत्र में होने वाली चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट थाने में लिखवा सकते हैं और वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करेगा, जांच पड़ताल करेगा और अपने क्षेत्र के अंतर्गत या अंदर के मामलों पर कार्यवाही करेगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम समझेंगे वर्क्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एक राजस्व विभाग के कार्य। वर्क्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक राजस्व विभाग के कार्य। अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग की बात करें तो आप जानते हैं कि राजस्व विभाग में ही जमीन को नापने और उसको रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है? पटवारी का। पटवारी वो व्यक्ति होता है जिसका काम जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ये कार्य होता है पटवारी का। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर ये पटवारी कहलाता है, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं इसे कानून गो भी कहा जाता है। हम यहां जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है, जो कि पटवारी का एक रजिस्टर होता है जिसमें वो सारे का सारा रिकॉर्ड क्या करता है? रखता है।
इसके अलावा लिखेंगे द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लिखेंगे राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर कहलाता है। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर कहलाता है। और ध्यान रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला कलेक्टर की ही सहायता करने के लिए इसके सबऑर्डिनेट्स के रूप में काम करते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ही अदर नेम ऑफ पटवारी भी बोर्ड पर मेंशन कर दीजिए। मैंने कहा अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको कहते हैं पटवारी, कहीं पर इसे कहा जाता है लेखपाल। कहीं पर विलेज ऑफिसर या ग्रामीण अधिकारी, कहीं पर इसे कानून गो भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया, इतनी सी बात। लेकिन यहां पर पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, ये आप जानते हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, कोई तहसील, कोई तालुका, ये तो आप जानते ही हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके नीचे आते हैं तहसीलदार। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड को सही ढंग से रखा गया है। और ये भी देखा जाता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की जो नकल है यानी कि कॉपी है वो आसानी से मिल जाए। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर वो जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। और आप जानते हैं कि जमीन से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं वो तहसीलदार के ही ऑफिस में सुने जाते हैं। इसके बाद याद रखेंगे एक नया कानून जो कहलाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ जो कहलाता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2000 से पहले या 2005 से पहले पिता की संपत्ति पर केवल और केवल पुत्र का ही अधिकार हुआ करता था। लेकिन 2005 में कानून लाया गया हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के तहत अब महिलाएं भी अपने पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार हैं। अगर लड़कियां और महिलाएं चाहें तो वो भी अपने पिता की संपत्ति पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा भाई, सारी की सारी महिलाएं और लड़कियां इस बात का।
अब ऐसा नहीं है कि आपके पिता की संपत्ति केवल और केवल उनके पुत्र की होगी, अब आपका भी बराबर अधिकार है उस पर। आप चाहें कि आपको कोई भी जरा सा भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करे तो पूरी की पूरी संपत्ति पर आप भी बराबर हक रखती हैं, आप भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकती हैं या पेश कर सकती हैं। इसके बाद आता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। नगरीय प्रशासन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नगरीय प्रशासन या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या नगरीय प्रशासन के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत आती है म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाएं। म्युनिसिपैलिटीज हैव 3 लेवल्स। नगर पालिकाओं के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला कहलाता है नगर पंचायत। सबसे पहला स्तर और सबसे छोटा स्तर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या शहरी प्रशासन में नगर पंचायत। किन क्षेत्रों के लिए? तो आप लिख सकते हैं गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र। वो क्षेत्र जो कि ट्रांजिशनल फेज में है, जो कि गांव से नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों के लिए, उन्हीं एरियाज या उन्हीं क्षेत्रों के लिए प्रोविजन किया गया है नगर पंचायत का। इसके बाद अगला होता है म्युनिसिपल काउंसिल, जिसे कहा जाता है नगर पालिका परिषद। जो होता है किसके लिए? छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं नगर निगम। बड़े शहरी क्षेत्र। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9A को जोड़कर इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
ध्यान रखेंगे इन म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस, नगर पालिका के चुनावों में वो प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जो कि अपनी स्थानीय मतदाता सूची में अपने नाम को दर्ज करवा चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। तो अगर आपको लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों में, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, मतदान करना है, तो आपका नाम दर्ज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतदाता सूची में, वोटर्स लिस्ट में ऑब्वियसली होना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका नाम रजिस्टर किया है, दर्ज किया है, किसमें? अपनी मतदाता सूची में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो फिर आप मतदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा तो आपको एक वोटर्स आईडी कार्ड दिया जाएगा। ऐसा कुछ यही होता है, आपको एक वोटर्स आईडी कार्ड दिया जाएगा जिस पर आपका नाम लिखा होगा। सबसे पहले तो आपका एपिक नंबर लिखा होगा यहां पर आपकी फोटो के ऊपर, नाम आपका लिखा होगा, पिता का नाम आपका लिखा होगा, आपका जेंडर, लिंग यहां पर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहां पर लिखी होगी, बिल्कुल बाकायदा लिखी है मेरे पे भी। और कमाल की बात यह है कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है और फोटो भी अच्छा है ना। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन आवेदन किया था, खुद सारी की सारी चीजें अपने हाथों से भरी थी, इसलिए कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। किसी और ने भरी होती तो पक्का गलत होती। पीछे एड्रेस लिखा हुआ है भाई, ठीक है। और यहां पर साफ साफ लिखा है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 55 साहिबाबाद। तो गाजियाबाद की एक है ना, गाजियाबाद में जो विधानसभा क्षेत्र है साहिबाबाद, वहां की मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज है। तो अब कहने का मतलब, अब चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो, चाहे केंद्र में लोकसभा के चुनाव, तो जब वोटिंग करने की बारी आएगी तो मतदाता सूची में मेरा नाम दर्ज है तो मुझे पूरा मौका दिया जाएगा मतदान करने का और मैं अपने वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायतों के इलेक्शंस होते हैं, इन्हें कंडक्ट कराने का काम किसका होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का। और अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, तो आप जानते होंगे राज्य निर्वाचन आयोग की भी एक मतदाता सूची होती है जिसमें नाम दर्ज कराना होता है किसका? अपना। अगर आपने अपना नाम उसमें दर्ज कराया है तो फिर आप म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नलिनी सिंह हमसे पूछ रही हैं कि आपका नाम क्या है? आपको मेरा नाम नहीं मालूम है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो वहां पे तो सारे टीचर्स के नाम लिखे होते हैं। चलिए खैर, नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको मेरा नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, सारा का सारा शहर हमें अभिषेक सुमन के नाम से रुस्वा करता है। खाकसार को अभिषेक सुमन कहते हैं, नाम तो सुना ही होगा। खैर, राहुल जितना भी फेमस नहीं है, लेकिन नहीं सुना है तो सुन लीजिए। नाम बहुत कॉमन है, डेफिनेटली आपको सुना सुना ही लगा होगा, सूना सूना नहीं लगा होगा। सर, दोनों लिस्ट में नेम ऐड करा सकते हैं क्या? जी हां, दोनों लिस्ट में ही नेम ऐड होते हैं। माही कह रही हैं मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता है, हम अभिषेक सुमन, मेरा नाम अभिषेक सुमन है। अपना इंस्टाग्राम खोल के मुस्कुराते हुए प्यार से अगर मेरा नाम लिखेंगे आप, अभिषेक सुमन, तो वहां पर आपको एक प्रोफाइल मिलेगी जहां पर मेरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको नजर आएगा, स्माइल करते हुए। और जब आप मेरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखेंगे तो फिर आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे
मुझे इंस्टा पर फॉलो करने से। इसीलिए आपका आज का होमवर्क यही है, इस क्लास के बाद आपको तुरंत अभिषेक सुमन इंस्टा पे टाइप करना है और फेसबुक पे भी, और फटाफट से मुझे फॉलो कर लेना है। और भी कुछ नहीं, एटलीस्ट आपको मेरा नाम तो याद रहे। बताइए, इतने दिनों के बैच को स्टार्ट हुए, अभी तक आप मेरा नाम ही नहीं जानते हैं, तो मैं और क्या उम्मीद करूं आपसे कि आपने और सारी चीजें कैसे याद की होंगी अभी तक, है ना। हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष है और आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है तो आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस, तो उसके लिए आपकी आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, म्युनिसिपैलिटीज में, नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन और आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। एससीज एसटीज को भी आरक्षण दिया गया है म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में, और साथ में 1/3 या लगभग 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए भी है। पर मैं कितने दिनों से आपसे यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 के बारे में पूछ रही हूं, आप रिप्लाई नहीं करते। ये तो सीटेट का बैच है बेटे, यूजीसी नेट का तो नहीं है। आपको क्या सवाल करना है यूजीसी नेट के बारे में, आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको 2 जगह बता दी है, आप मुझे या तो फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। मैं जैसे ही आपका मैसेज पढ़ूंगा तो आपको मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आप बनारस आए, हमें मिलना है आपसे। बताइए, कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा। हमें तो लगा था आप कहेंगे कि हमें मिलना है आपसे, तो बताइए हम दिल्ली आकर कब आपसे मिल सकते हैं। आपने तो जज्बात ही पलट दिए, हालात ही पलट दिए। आपने तो कहा कि हमें आपसे मिलना है, तुरंत बनारस आइए। चलिए, आपके हुक्म की तामील होगी, कोशिश करेंगे बनारस आने की। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, नगर पालिका परिषद का जो एक अध्यक्ष होता है वो एक पार्षद होता है, और बड़े शहरों में नगर निगम होता है। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नगर आयुक्त कहा जाता है। नगर पालिका का दिन प्रतिदिन का कार्य कई समितियों के साथ किया जाता है। नगर निगम अस्पतालों, सार्वजनिक उपयोगिता के स्थानों, सड़कें, पुल, ब्रिजेस आदि को बनाने का कार्य करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं जो कि नगर निगम के होते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हमने जाना लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नेंस में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, उसके बाद ग्रामीण प्रशासन के बारे में, और उसके बाद नगरीय प्रशासन के बारे में, यानी कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के बारे में। और यहां पर हमने बात की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में।
चलिए, यहाँ पर समाप्त होती है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। अगली क्लास में मिलेंगे तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। सर आप घर में क्लास लेते हो? जी आज तो मैं घर से ही क्लास ले रहा हूं, लेकिन हमेशा घर से नहीं लेता हूं, ऑफिस से भी लेता हूं, आज घर से ले रहा हूं। जिस दिन मैं आपको बिल्कुल नहाया धोया लगूं देखने में, मैंने शर्ट वर्ट पहनी हो, मैं टी शर्ट में ना हूं, बड़ा फॉर्मल सा आपको दिख रहा हूं, तो समझ जाइएगा मैं ऑफिस में हूं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक